स्टॉपिंग जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, देखो हमने लास्ट क्लास कहाँ खत्म की थी, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उन रेडिएशंस की एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो हमें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो वी कैन से कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है that increases with increase in frequency of the incident radiations, although अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं उससे सैचुरेशन करंट जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, दिस वाज द लास्ट ग्राफ जो हमने स्टडी किया था। इसमें अगर न्यू 1 फ्रीक्वेंसी पे ये बना, न्यू 2 पे ये, न्यू 3 पे ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है सबके लिए, V01, V02, V03। तो इस ग्राफ के बेसिस पे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि न्यू 3 न्यू 2 से और न्यू 2 जो है वो न्यू 1 से ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है। एंड बेसिकली ऐसे बोलते हैं हम कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ incident radiations. Stopping potential is directly proportional to the frequency of incident radiations. ठीक है, and we have a graph between stopping potential, the graph between stopping potential and frequency is a straight line. This is a straight line graph, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे नहीं, this straight line graph is represented like this. ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ओरिजिन का मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है, लेकिन आपको पता है कि जब भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर होनी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तभी होता है। यहाँ आप लिख सकते हो, ये लिखना भी है वैसे, कि ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। दिस ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। which indicates that there is a minimum frequency below which photoelectric emission is not possible, which indicates that there is a minimum frequency below which the photoelectric emission is not possible. और ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट कर लिया जाए तो इसका मतलब है 0 फ्रीक्वेंसी पे या किसी भी फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ बन रहा है, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तभी लगाया जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, जब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उनको रोकने के लिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया। जब इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो गए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई मतलब ही नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स एमिट कब होंगे? जब इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तब। इसलिए ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन, बट ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है।
अभी हम मैथमेटिकली देखेंगे एक इक्वेशन, और उसी इक्वेशन की हेल्प से जब हम एक्सपेरिमेंटली उस इक्वेशन को यूज करके ग्राफ बनाएंगे, तो उस ग्राफ से हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कैसे मिलता है। ठीक है, आपको पहले दिन बताया था आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज क्या है बेटा? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस 1/2 mv स्क्वायर, जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पसेस। वन, प्रोवाइडिंग द वर्क फंक्शन, वो ये है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। कैन वी से दैट 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट? बोल सकते हैं ऐसा, इसे इधर शिफ्ट कर दिया, एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। बट ये जो 1/2 mv स्क्वायर है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है, यही तो वर्क है। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल बोल सकते हैं, व्हाट इज v0? स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, and work is charge into potential. So what is V0? V0 is stopping potential. Therefore 1/2 mv square की जगह लिख दो E V0, it will be equal to h nu, 1/2 mv square की जगह E 0 h nu minus h nu naught. So what is V0? देखो V0 क्या हुआ? h nu by E माइनस h nu naught by E। ठीक है बेटा, देखो h और E तो कांस्टेंट है, न्यू 0 भी कांस्टेंट है, क्योंकि किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। सो दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। इस इक्वेशन में दो ही वेरिएबल हैं, कौन से? एक न्यू और एक V0। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखो दैट V0 इक्वल्स टू h by E into न्यू माइनस h by E into न्यू 0। और इसे एक किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो बोलेंगे दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू mx माइनस c। देखना वेरिएबल है y और x, m कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो यहां बोलेंगे ये y है, ये m, ये x वेरिएबल है, और ये है c पूरा। चेक करो और देखो ग्राफ कैसा होता है। y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ कैसा होता है? अगर y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ बनाना है, सो दैट इज लाइक दिस। क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना? माइनस c। उसके बाद ये, अब इसका ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस एक ही टाइप की हैं, सिर्फ वेरिएबल्स का नाम ही डिफरेंट है। जनरली हम x और y की बात करते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ अगर डिस्कस करें तो मैथमेटिकली देख लीजिए, सिंस इक्वेशन ऐसी है इसलिए ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा, एंड दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। ये वही है जो पहले भी बनाया था, सिर्फ हमने यहां से स्टार्ट किया था। सो दिस मस्ट बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। ये V0 इन प्लेस ऑफ y, V0 इन प्लेस ऑफ x वी हैव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। अब इस ग्राफ में अगर आपको लेबलिंग करनी है, ये V0 है,
ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। सी की जगह क्या है यहाँ, जैसे यहाँ पर सी ये है, तो यहाँ पर सी की जगह क्या है, एच बाई ई न्यू जीरो, एच न्यू नॉट बाई ई लिख सकते हैं। और बेटा जो जनरल इक्वेशन में एम होता है, व्हाट इज दैट एम, अगर यहां से देखें, इसको बोलते हैं बेटा डी वाई और इसको बोलते हैं डी एक्स, या कहीं से भी ले लो, ये वाई बाई एक्स होता है tan थीटा। व्हाट इज एम, जब हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, m क्या होता है, tan थीटा होता है। तो बेटा अगर यहां पर देखें, इन प्लेस ऑफ m हमारे पास है क्या, चाहे tan थीटा लिखो चाहे dy बाई dx लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब बेटा यहां पर भी ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये ट्राइंगल एज्यूम कर लीजिए, ये dy बोलते हैं, तो यहाँ क्या बोलेंगे, डेल्टा v जीरो, डेल्टा वाई की जगह क्या, डेल्टा v जीरो, और डेल्टा x की जगह क्या आएगा, डेल्टा न्यू, है ना, क्योंकि इधर न्यू है, इधर x था तो dx बोलते हैं, इधर y है तो अभी ये एंगल फिर भी थीटा ही है। तो अगर ये ग्राफ बना, व्हाट विल बी tan थीटा, डेल्टा v जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा न्यू होगा। लेकिन देखो, बट फ्रॉम द इक्वेशन व्हाट इज स्लोप, h बाई ई, जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप है। इक्वेशन देखिए, x का कोफिशिएंट है m, सो व्हाट इज स्लोप, m इज द स्लोप। यहाँ न्यू का कोफिशिएंट है h बाई ई, सो व्हाट इज स्लोप, h बाई ई, लेकिन स्लोप तो tan थीटा होता है। सो कैन वी से देयरफॉर h बाई ई, ये लास्ट में लिखूंगा यहाँ, देयरफॉर h बाई ई इज इक्वल टू tan थीटा which itself is equal to delta v0 divided by delta nu। तो h कितना हो गया बेटा, e इंटू, यहां से देखो ना, e इंटू डेल्टा v0 डिवाइडेड बाय डेल्टा न्यू। सो अगर हम थ्योरेटिकली ये ग्राफ बना लें, ये ग्राफ हम बना लें ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैरामीटर्स, तो उस ग्राफ में जो tan थीटा होगा वो ये होगा, उस tan थीटा को आप e से मल्टीप्लाई करो तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम ये बोलेंगे दैट वैल्यू ऑफ h कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद देखिए लास्ट में बात करेंगे फाइनली कि ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल की क्या एप्लीकेशंस हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे या शॉर्ट में बोल सकते हैं फोटो सेल। एक डिवाइस होता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पूरा मैकेनिज्म समझ लिया आपने, फोटॉन्स फॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, प्लेट से मूव करते हैं विद इन द सर्किट, करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है तो कैन बी यूटिलाइज्ड, बल्ब ऑन कर दिया, किसी मोटर को घुमा दिया, कुछ भी। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटो सेल हम जनरली किसी डिवाइस को बोलते हैं जो कन्वर्ट करता है, डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डिवाइस किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बेसिकली उस डिवाइस को हम ब्रॉडली बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। जैसे माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, माइक में ऐसे बोल रहे हैं तो वो माइक क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, वायर के थ्रू वो फ्लो करता है। वायरलेस माइक होगा तो क्या होगा,
वो माइक्रोफोन उस साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और एंटीना को देगा। वो जो वायरलेस माइक होता है उसमें एंटीना लगा होगा। एंटीना भी एक ट्रांसड्यूसर है। वो एंटीना क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है। वो वेव ट्रेवल करके जाएगी, फिर वो जो रिसीवर होगा उसमें भी पहले रिसीवर कौन कौन करेगा, रिसीव एंटीना। वो एंटीना उस वेव को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और फिर लाउड स्पीकर को देगा, और लाउड स्पीकर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को फिर से साउंड में। तो ऐसे डिवाइसेस जो एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी एक ट्रांसड्यूसर है। सनलाइट फॉल कर रही है या कोई भी सोर्स से लाइट फॉल कर रही है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें लाइट एनर्जी है। सो यही बेसिक मैकेनिज्म है इसका, सोलर सेल का। सोलर सेल में इसी तरह की जो सोलर पैनल हम बोलते हैं, तो लाइट के फॉल करने से कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। क्योंकि लाइट के फॉल करने से क्या होता है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स कम थे या पहले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे और वो मूव करेंगे विद इन द सर्किट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे इन ए पर्टिकुलर पाथ, तो बोलेंगे करंट फ्लो कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक पीस ऑफ मेटल है जिसे हम बोलते हैं कैथोड, जिसे हम बोलते हैं एमिटर। एमिटर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फोटॉन्स इसके ऊपर फॉल करते हैं। यहां से ऐसे फोटॉन्स फॉल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। इसके ऊपर फोटॉन्स, एंड एमिशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और वो दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, वो दूसरा इलेक्ट्रोड है जो किसी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। वी कॉल इट एज एनोड। ठीक है, इसे पूरा एवैक्यूएट किया होता है एक ग्लास, और यहाँ कोई डिवाइस भी लगा सकते हैं आप, कोई रेजिस्टेंस भी लगाते हैं जिसमें पता चल जाएगा करंट फ्लो कर रही है नहीं कर रही। तो फोटॉन्स फॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिससे करंट फ्लो करने लगती है। तो हमारे किसी भी डिवाइस को जब करंट मिलेगी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वो काम करेगा। बल्ब होगा तो ऑन होगा, मोटर होगा तो घूमेगी, कोई हीटर होगा तो गर्म हो जाएगा। ठीक है, वो हर एक डिवाइस का अपना एप्लीकेशन है। तो ऐसे डिवाइसेस को फोटो सेल्स या फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बोलते हैं। एंड दीज डिवाइसेस हैव वेरी वाइड एप्लीकेशंस लाइक ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स। फोटो सेल लगा होता है, आदमी खड़ा हो जाता है सामने, लाइट को ब्लॉक कर देता है। लाइट ब्लॉक करने से वो अंदर से मैकेनिज्म ऐसा है कि लाइट ब्लॉक होगी तो खुल जाएगा वो सर्किट। ठीक है, द डोर इज ओपन, व्हेन द पर्सन गोज, फिर लाइट फॉल करने लगेगी एंड वो लाइट फॉल करेगी तो उसको क्लोज रखेगा। ऑटोमेटिक डोर्स हैं या ऑटोमेटिक काउंटर्स होते हैं बेटा। ऑटोमेटिक काउंटर, काउंटिंग मशीन्स होती हैं, जैसे करेंसी काउंट करते हैं, या ऑटोमेटिक काउंटर्स डोर में भी लगे होते हैं। एक नीचे डोर के नीचे क्या होता है, एक सोर्स होता है और ऊपर एक सेंसर होता है, एंड पूरा कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है। इस सेंसर से क्या होता है, रेडिएशंस निकल रही है, उसके ऊपर फॉल कर रही है। एक आदमी निकलता है, लाइट ब्लॉक हो गई, कितने आदमी गए उतनी बार लाइट ब्लॉक हो गई, तो उससे पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर डोर से कितने लोग अंदर चले गए। जैसे कोई बड़ा सा मॉल है या कोई बड़ा सा हॉल है, तो एक एक करके हेड काउंट नहीं होता है, इट इज ऑटोमेटिकली काउंटेड, कितनी सीट्स हैं, कितने लोग आ गए। तो हर एक लाइक ऐसे जो कहीं मैकेनिज्म होगा ना बड़े से हॉल में, तो वहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी निकल जाए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट फिक्स्ड है। इसलिए कितने लोग किसी पर्टिकुलर टाइम में एंटर कर रहे हैं, कितने बाहर निकल रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि अप्रोक्सीमेट कितने लोग अभी अंदर हैं। ठीक है, कोई हेड काउंट नहीं करेगा, एक एक को जाके पूछेगा तेरे को पहले तो नहीं काउंट किया। सो दिस इज ऑल ऑटोमेटिक काउंटिंग। इस तरह की काउंटिंग मशीन, सिर्फ यही नहीं, ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टैप्स।
वी पुट आवर हैंड इन फ्रंट ऑफ द टैप, द लाइट इज, अब लाइट आपको नहीं दिखेगा लाइट, देयर इज बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द टैप। तो आपने ऐसे हाथ रखा, लाइट ब्लॉक हो गई, लाइट ब्लॉक हो गई तो सर्किट इज ओपन, वो टैप खुल जाएगा, हाथ पीछे करोगे टैप फिर बंद हो जाएगा। तो वो सब फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की या फोटो सेल्स की ही एप्लीकेशन है। ठीक है। फायर अलार्म होता है व्हेन वी हैव वेरी सेंसिटिव एरियाज, तो हम वहां पर फायर अलार्म लगाते हैं कि कहीं अगर आग लग जाए किसी वायरिंग में या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पता चल जाना चाहिए, एक मैसेज चला जाना चाहिए सबको। तो वो जो फायर अलार्म्स होते हैं या एंटी थेफ्ट अलार्म्स होते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो जहां कहीं आग लगेगी, थोड़ी बहुत जो चिंगारी होगी, उसकी वजह से वो फोटो सेल ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो वो कनेक्टेड है, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लगाया ना, तो वहां एक वो बजर लगा होता है, वो बजर क्या करता है, वो बीप करना स्टार्ट कर देता है, विच इज एन इंडिकेशन कि लाइट फॉल कर रही है कहीं से। तो लाइट फॉल तभी करेगी जब जैसे दीवार के अंदर लगाए हैं फोटो सेल्स, वहीं पे वायरिंग भी है, तो कहीं शॉर्ट सर्किट से वहां स्पार्क क्रिएट हुआ होगा जो उस फोटो सेल को ऑन कर देगा। तो ऑन करेगा तो इट विल सेंड द सिग्नल थ्रू दिस, ये बाहर हम सिर्फ इसी को देख पाते हैं। ठीक है, ये ऐसे बाहर दीवार पे आपको दिखेगा कि ये ऐसे लगा हुआ है और बोला होगा ये फायर अलार्म है या थेफ्ट अलार्म है। तो कहीं पर भी इसके ऊपर अंदर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर जब लाइट फॉल करी होगी तो ये सर्किट ऑन हो जाता है। या हमारी सिटी में क्या है ना, मैकेनिकली ओपन होते हैं, लाइक स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं, खुद ही जो मॉर्निंग वॉकर होते हैं सुबह सुबह जाके ऑफ करते हैं, शाम को जो इवनिंग वॉकर होता है वो ऑन कर देता है। तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ नहीं होता है। बट मेट्रो सिटीज में क्या है, बड़े बड़ी ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स के ऊपर लाइट्स लगी है, तो कोई मैकेनिकली ऑन ऑफ करेगा तो इट विल बी वेरी हेक्टिक जॉब। तो ऑटोमेटिक है, उसमें क्या है, सर्किट का मैकेनिज्म ऐसा है, जैसे ये एक पैनल लगा है, इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है अगर, तो वो मेन सर्किट को ऑफ रखेगा। मतलब लाइट फॉल कब करेगी, डे टाइम में, तो मेन सर्किट को ऑफ रखेगा, मतलब जो बल्ब होगा वो ऑफ रहेगा। और जैसे ही लाइट कम हो गई, इसके ऊपर लाइट फॉल नहीं कर रही, थ्रेशोल्ड से कम लाइट हो गई, जब थ्रेशोल्ड बताया ना आपको, उससे कम लाइट हो गई, तो ये मेन सर्किट को ऑन कर देगा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम वो चार्जिंग होगा, क्योंकि इट इज ऑल लाइक सोलर पैनल पे बेस्ड होगा। ड्यूरिंग डे टाइम उसका चार्जिंग होगा, तब वो मेन सर्किट को करंट सप्लाई नहीं कर रहा होगा। एंड व्हेन द सनलाइट इज गॉन, वो तब तक चार्ज हो गया, तो वो जो बैटरी है तब वो करंट सप्लाई करेगी टू द सेल। एंड अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से लाइट फॉल करेगी, तो वो मेन सर्किट फिर ऑफ हो जाएगा। तो उसको सर्किट इस तरह से डिजाइन होता है कि लाइट के फॉल करने से ऑन ऑफ होता रहे। कई बार क्या होता है ना, दिन को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, दोपहर के टाइम में भी अंधेरा जैसा छा जाता है, तो उस टाइम भी वो सारे के सारी स्ट्रीट लैंप्स जो है वो ऑन हो जाती है। वो टाइम पे नहीं, बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी के बेसिस पे है। सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स या फोटो सेल्स। ठीक है, इतना करो, कल करेंगे हम इसका लास्ट पार्ट, मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिन लगेंगे, इट विल बी ओवर।